आपके यूट्यूब पर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो आपकी क्लास वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 उत्तर प्रदेश कृषि प्राविधिक फसल उत्पादन का है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फसलों का वर्गीकरण। कल आपका जो है, सॉरी, इतना सा वर्गीकरण नहीं है, इसको और भी हमने जो है ऐड कर रखा है, तो आपको कल के लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये मत रहिए कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, देखो फिर टाइम निकल जाएगा। तो अभी से पढ़ाई जो है शुरू कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण बताने से पहले हम आपको जो बैच की बात बता रहे हैं, उसके जो जिसका हम डेमो क्लास अभी ले रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि प्रावधिक सिलेक्शन बैच जो है इसका नाम रखा है हमने। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, क्या है, हमारा इतना सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने फिर भी बहुत कोशिश की है। मतलब कि एक ऐप एजुकेट नाम से एक ऐप है ना। तो उस ऐप को प्रीमियम हमने लेकर उसमें आपको ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लास तो मैं आपके नॉर्मली जूम पर ही लूंगा, आपको डेली एक टेलीग्राम जो चैनल है या फिर ग्रुप होगा आपका प्राइवेटली, उस पर शेयर कर दूंगा। और बाकी जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है उसको मैं आपके जो है आपकी ऐप या एजुकेट ऐप में ऐड कर दूंगा। साथ में साथ उसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, और यदि आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, या प्रिंट का ऑप्शन भी उसमें रहेगा, तो आप आराम से प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं इस बैच में, और 5000 प्लस जो है MCQs। अभी हमारे पास 5000 प्लस तो MCQs हैं ही। ठीक है, और भी आपको MCQ जो है बना के देंगे, और आपके 50 प्लस मॉक टेस्ट जो कि आपका जो है, जिसमें आपका पूरा पैटर्न या फिर कहें आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और साथ में साथ कुछ छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 50 प्लस मिलेंगे, कि ताकि आपकी जो है तैयारी बिल्कुल से पक्की हो जाए, है ना। इसकी जो वैधता है आपकी वो 6 महीने की है। आपकी क्लास जो है 15 मार्च से शुरू हो रही है। ठीक है, और क्लास का टाइम जो रहेगा आपका शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा। और यदि आप इस बैच में इंटरेस्टेड हो, आज हमारा पढ़ाने का तरीका या फिर कहें हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो जरूर जुड़िए हमसे, है ना। हम आपके जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन AGTA में बाहर नहीं जाएगा। आप हमारा कंटेंट देख चुके हैं, टेलीग्राम पर हमारा डेमो डला हुआ है, साथ में साथ हमने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है डेमो क्लास का। ठीक है, और जो नोट्स है हमारे, नोट्स में आपको जो है इतना कवर किया गया है ना, कि आप अगर ये कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो ना, तो उसमें आपको जो है 20 से 30 क्वेश्चन, अभी जो प्रेजेंट में अभी जो हमने डेमो सेंड किया है, अभी जनरल का सेंड कर दिया हमने, एग्रोनॉमी का कर दिया। तो उसमें से जो एग्रोनॉमी, साथ में साथ आपका जो जनरल है, जनरल में अभी हमने जो है बिहार बिहार एग्रीकल्चर ऑफिस या फिर कहें ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर हुआ था, उसमें केवल जनरल एग्रीकल्चर से, जनरल के नोट से 40 क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं। सोचो कि जब हम पूरे नोट्स देंगे तो कितना कवर नहीं होगा। तो केवल जनरल एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो हमारे नोट्स जो है इस तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े, या फिर कहें आपको जो है कहीं भी जो है कोई बुक ना परचेस करनी पड़े, कुछ भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपको इतने टेस्ट देंगे कि आपका जो है एक तरह से लेवल अच्छा खासा जो है आपको देने वाले हैं, ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो सके। इसलिए इस बैच का नाम भी हमने क्या रखा है, सिलेक्शन बैच रखा है। ठीक है, शुरू करते हैं कक्षा को। सस्य विज्ञान पार्ट 1। हमने अभी यहाँ पर जो है आपका जनरल एग्रीकल्चर नहीं रखा है, वो इसलिए नहीं रखा है मैंने, क्योंकि आप लोग डेमो में ही डर जाओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो सिलेबस में है नहीं। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू किया है। तो सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, जिसमें आपकी फैमिलीज आ जाती हैं विभिन्न फसलों की। जैसे गेहूं की जो फैमिली है, परिवार है, वो आपका ग्रेमनी है, और साथ ही साथ उनके बॉटेनिकल नेम आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लेक्चर में तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसके आपको नोट्स जो है शेयर कर देंगे। वैसे भी इसके जो है नोट्स आपके जो ग्रुप है टेलीग्राम
जो विजन एग्री एकेडमी के नाम से है उस पर शेयर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण मतलब कि कौन सा जो है फसल आपकी किस फैमिली से है, किस एक है कि उसका साइंटिफिक नेम या फिर कहें वानस्पतिक नाम क्या है, उसका क्रोमोजोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या क्या होती है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। ये नॉर्मली सी चीजें हमने जो है फसलों का जो वानस्पतिक वर्गीकरण है उसमें आपका डाल रखा है। फिर है अगला आपका जीवन चक्र के आधार पर, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के आधार पर कहें तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय या आपका जो है बहुवर्षीय। आपने सुना होगा एक वर्षीय वह पौधे जो केवल अपना जीवन जो है एक मौसम या फिर कहें एक साल के अंदर पूरा कर लेते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, एक वर्षीय पौधे या फिर एनुअल प्लांट कहते हैं, जैसे आपकी सारी फील्ड क्रॉप्स हो गई। द्विवर्षीय, द्विवर्षीय वह पौधे जो आपका पहली साल तो क्या करते हैं कि नॉर्मली आपका ग्रो कहेंगे या फिर कहें वनस्पतिक वृद्धि करेंगे, और दूसरी साल उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग आएगी या फिर कहें प्रजनन अवस्था आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके 2 साल में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें द्विवर्षीय कहते हैं। और बहुवर्षीय में जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं वो आपके बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे। ठीक है, फिर है आपका जलवायु की स्थिति के आधार पर। जलवायु की स्थिति के आधार पर हमने कहा उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, इनको हम पढ़ेंगे जलवायु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। फिर अगला वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन यूज या फिर कहें उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर कैसे, जैसे आपका अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें मतलब कि उनको हम अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी तिलहनी फसलें तेल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, दलहनी फसलें दाल के रूप में, गन्ना वाली फसलें आपकी चीनी के रूप में या फिर शुगर के लिए प्रयोग की जाती हैं, जूट या कपास की बात करें तो ये आपके नॉर्मली जो है आपके रेशे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस आधार पर जो है उपयोगिता के या फिर कहें फसलों के उपयोग के आधार पर जो है वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे। फिर आगे है आपका बेस्ड ऑन फोटो पीरियड या फिर क्या है प्रकाश कालवाद के आधार पर। प्रकाश काल के आधार पर मतलब कि आपके जो है कम दिन की अवधि वाले, अधिक दिन की अवधि वाले या फिर क्या है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, या जिन पर जो है दिन उदासीन पौधे या फिर कहें दिन पर दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश कालवाद के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एज टू ग्रोथ हैबिट, विकास की आदत के अनुसार। विकास की आदत के अनुसार यहाँ पर डिटर्मिनेट प्लांट और इनडिटर्मिनेट मतलब कि कहें दृढ़ पौधे और अनिश्चित पौधे आ जाते हैं। दृढ़ पौधे क्या होते हैं, जब आपके जो पौधे होते हैं नॉर्मली वानस्पतिक वृद्धि कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज एक है कि आपका जो है पहले वो क्या करते हैं, आपका वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, फिर उसमें फ्लावर या कहें बीज बनता है, तो वो आपके डिटर्मिनेट प्लांट कहलाते हैं या फिर दृढ़ पौधे। और इंडिटरमिनेट क्या कहलाते हैं, अनिश्चित पौधे क्या कहलाते हैं, कि जब आपका जो है प्लांट आपका ग्रो भी कर रहा है मतलब कि उसमें वानस्पतिक वृद्धि भी हो रही है, तो साथ में साथ उसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, तो वह प्लांट कैसे होंगे, आपके अनिश्चित पौधे, इनडिटरमिनेट प्लांट। फिर अगला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटाइलेडन या फिर कहें बीज पत्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो है जैसे सीरियल है या फिर कहें आपने गेहूं को देखा होगा, धान को देखा होगा, मक्का को देखा होगा, ये नॉर्मली दो बीज या फिर कहें दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं, है ना। तो ये आपके कैसे एक बीज पत्री मतलब कि जिसमें एक बीज पत्र होता है, जिनको हम आसानी से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, वह कौन से होंगे, आपके एक बीज पत्री है। द्विबीजपत्री कौन से पौधे, जो आपको जिनका जो है सीड कोट या फिर कहें बीज आवरण हटाने पर आसानी से दो बीज पत्रों में या फिर दो भागों में बंट जाते हैं, वो आपके द्विबीजपत्री, जैसे आपके दलहनी पौधे। ओके, आगे चलते हैं, तो आपको नॉर्मल हेडिंग हेडिंग बता रहे हैं कि कैसा क्या क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर है आपका बेस्ड ऑन जर्मिनेशन या फिर कहें अंकुरण के आधार पर। ठीक है, अंकुरण के आधार पर कैसे, जैसे हमने कहा इपीजियल जर्मिनेशन, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन, एक होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, जब आपका बीज पत्र मृदा से ऊपर या फिर कहें पृथ्वी सतह से ऊपर आ जाए या फिर मृदा से बाहर आ जाए, है ना,
तो आपकी जड़ क्षेत्र तो नीचे रह जाता है, जड़ नीचे रह, लेकिन बीज जो है, आपने जो बीज बोया है वो ऊपर आकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा सनफ्लावर के केस में, गुलमोहर में देखा होगा, दो भागों में आपका जो है बीज जो है बट जाता है। तो इस प्रकार का जर्मिनेशन क्या कहलाता है? इपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन है, हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण क्या कहलाता है? जब आपका बीज जो है मृदा में रहता है, उससे आपका तना या स्टेम निकलता है या अंकुर निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोजियल। मतलब बीज आपका जो है मिट्टी के अंदर ही रहेगा, उससे आपका तना डेवलप होकर बाहर आएगा। तो इस तरह से हम जो है आपका जर्मिनेशन या फिर कहें अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोपागेशन, प्रसार की विधि के आधार पर। प्रसार की विधि के आधार पर आपका सेक्सुअल प्रोपागेशन और आपका असेक्सुअल प्रोपागेशन, या फिर कहें लैंगिक प्रजनन, या फिर कह सकते हैं आपका प्रवर्धन, या फिर कहें आपका अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में हम क्या पढ़ें? बीज द्वारा आपका जो है प्रोपगेशन होता है। अलैंगिक में जैसे आपका जो है गन्ने में आपका जो है तने द्वारा होता है, आलू में आपका कंद के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम जो है असेक्सुअल और सेक्सुअल को पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट एफिशिएंसी, प्रकाश संश्लेषण की विधि, पादप दक्षता के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें जो है हम जो है, जैसे आपने सुना होगा C4 पौधे, C3 पौधे, कैम प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पादप या फिर कहें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के आधार पर जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड या बार्टर, सांस्कृतिक विधि या जल के आधार पर इसमें आपका जो है रेन फेड, वर्षा आधारित खेती, और साथ ही साथ आपका इरिगेटेड या फिर कहें सिंचित खेती। फिर अगला आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली के आधार पर आपका वर्गीकरण कि आपके जो है टैप रूट है, या फिर कहें आपकी फाइब्रस रूट है, या फिर कहें रेशेदार जड़ है। देखो इस आधार पर आपका वर्गीकरण। फिर अगला वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, परागण के आधार पर आपका वर्गीकरण, जिसमें आपका स्वपरागित फसलें, पर परागित फसलें, या फिर कहें अक्सर पर परागित फसलों को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपके क्लासिफिकेशन से। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण की बात करें बच्चों, तो चलो इसको स्टॉप कर देते हैं और हम आ जाते हैं, ठीक है। तो जीवन चक्र की बात करें, जैसे आपका पौधा है, ठीक है, तो पहले ही वर्ष में या फिर कहें एक वर्ष के अंदर या एक सीजन के अंदर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेता है ना। जैसे आपकी वानस्पतिक वृद्धि हो गई, फ्लावर हो गया, या फिर बीज उत्पादन हो गया, दोनों सारी चीजें एक वर्ष या एक मौसम के अंदर कर लेता है। तो वे वह आपके कौन से पौधे होंगे? एक वर्षीय पौधे। एक वर्षीय पौधों के एग्जाम्पल की बात करें तो सारी की सारी फील्ड क्रॉप, जैसे आपने गेहूं में देखा होगा, गेहूं आपका जब जन आपका फरवरी मार्च का महीना आता है, तो या फिर कहे मार्च अप्रैल में आसानी से सूख जाता है ना, दाना पक जाता है, फिर प्लांट आपका जो है दोबारा से ग्रीन नहीं होता है। तो मतलब कि वो अपना जो है जीवन चक्र एक वर्ष के या फिर कहे एक सीजन में पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरह जो है जो पौधे एक वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर ले, जैसे आप लोग हो, आप लोग का लगभग मतलब कि ये कहें कि हमारा जो ह्यूमन होता है उसका जो है जीवन चक्र 100 साल का माना जाता है, एक तरह से मान के चले, लेकिन अब 70 या फिर 80 साल है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन चक्र ना 100 साल। ऐसे आपके पौधे हैं कि वो एक वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक वर्षीय पौधे। उदाहरण के लिए हम कहें गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, वो सारी की सारी आपकी जो फील्ड क्रॉप है या फिर कहें क्षेत्र फसलें हो जाती है, वो आपकी कौन सी है? एक बीजपत्री, ठीक। दूसरा है आपका, सॉरी, एक एक वर्षीय, ठीक है, या एनुअल क्रॉप। दूसरा है आपका द्विवर्षीय फसलें या बाय एनुअल क्रॉप। बाय एनुअल क्रॉप क्या करते हैं कि पहले वर्ष तो क्या करेंगे, वो अपना जो है वानस्पतिक वृद्धि पूरी करेंगे, या फिर कहें वो अपने से अच्छे से ग्रो होंगे, जैसे आप लोग होते हो, है ना, कि 10 से 12 साल तक अच्छे से ग्रो करते हो, फिर उसके बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, भाई अब तुम्हें फ्लावर देना है या फिर क्या फ्रूट देना है ना। होता है ना कि सबके साथ होता है कि 18 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आपके पौधे होते हैं कि उनमें जो होता है कि
पहले साल क्या करेंगे, वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, और दूसरे साल इसमें क्या होगा, फ्लावर होगे, या फिर क्या प्रजनन अवस्था होगी, और साथ में साथ इसमें क्या बनेगा, बीज बनेगा, और दूसरे साल इनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। मतलब कि पहले साल वनस्पति वृद्धि कर, दूसरे वर्ष इसमें जो है फ्लावर या फिर कहें आपका बीज उत्पादित कर मर जाते हैं। तो ऐसे पर पौधे कौन से होते हैं, द्विवर्षीय पौधे या फिर कहें बायएनुअल जो है प्लांट होते हैं। जैसे आपका जो है गन्ना हो गया, और आपका जो है प्याज हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गई, ये द्विवर्षीय है। बेसिकली इनमें क्या होता है कि जैसे आपका प्याज का एग्जांपल लें, तो प्याज आप नॉर्मली अगर कि बल्ब के लिए उगा रहे हो, है ना, तो आपका एक वर्ष के अंदर जो है आप उसे काट सकते हो। लेकिन जब आप उसके बीज उत्पादन के लिए उगाते हो, तो नॉर्मली आपकी प्याज 2 वर्ष लेके जाती है। तो इस तरह से आपकी जो प्याज होगी वो द्विवर्षीय। अब बहुवर्षीय की बात करें, तो बहुवर्षीय वह पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं। जैसे आपके फूल, है ना, जैसे आपका जो है पेड़ पौधे या फिर कहें फल वृक्ष, आपका 2 से अधिक वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो यह पौधे आपके कैसे होते हैं, बहुवर्षीय पौधे। तो उनके जीवन का या फिर कहें जीने के आधार पर कि कितने वर्ष तक वो जीते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है हम 3 तरह से, आपका 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और आपका बहुवर्षीय, 3 तरह से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन पर। अगला क्लासिफिकेशन है आपका, देखो, वार्षिक फसलें। वार्षिक फसलों को हम देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे ना, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, वह फसलें, यहाँ पर फासले है, वह फसलें जो अपना पूरा जीवन चक्र एक मौसम या वर्ष के भीतर पूरा कर लेती हैं, तथा मौसम के भीतर वे बीज पैदा करते हैं और मर जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, सरसों हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, उर्द, मूंग और ज्वार। ठीक है, थोड़ा सा ये है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली जो है आपको इस तरह से आपके ऑनलाइन क्लास जो है ले सकते हैं, है ना। आगे है आपका द्विवर्षीय फसलें कौन सी होती है, बायएनुअल क्रॉप। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल लगातार 2 ऋतुओं या वर्षों का होता है। प्रथम वर्ष या मौसम ये पौधे शुद्ध रूप से क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, और दूसरे वर्ष या मौसम के दौरान वे फूल पैदा करते हैं, व बीज उत्पादन के बाद पौधे मर जाते हैं। उदाहरण आपका जैसे गन्ना, चुकंदर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, बहुवर्षीय पौधों की बात करें या 12 मासी पौधों की बात करें या पेरेनियल पौधों की बात करें, तो वे पौधे 3 या अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे बीजधारी या गैर बीजधारी, मतलब कि बीज को, जैसे बीज को धारण करने वाले है ना, और साथ के गैर बीजधारी मतलब जिनमें बीज नहीं होता है, इस प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका नेपियर घास हो गया, नारियल हो गया, और सभी आपके फल वृक्ष हो गए, है ना। फल वृक्ष या सभी वृक्ष कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके बहुवर्षीय या झाड़ियां हो गई, ये कैसे होते हैं, आपके 12 मासीय बहुवर्षीय होते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारा जलवायु की स्थिति के आधार पर। जलवायु की स्थिति के आधार पर पहले तो हम देखो भारत का एक मैप बनाना चाहेंगे, नॉर्मल सा। ठीक है, हमें मैप बनाना नहीं आता, हमारी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम एक नॉर्मल सा मैप बना के चलते हैं। ठीक, ये हमने एक मैप बना लिया भारत का। ठीक, सॉरी अच्छा ना बनाओ। आपने देखा होगा कि जो आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट है, या फिर कहें जो समुद्र का किनारे वाला पार्ट है, यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होती है, साथ ही साथ बारिश भी अधिक होती है। और आपको ने देखा होगा 12 महीने यहाँ पर गर्मी, जो समुद्र तल के किनारे का स्थान है, वहां पर 12 महीने जो है गर्मी रहती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, है ना, तो वैसे वैसे जो है आपकी ठंडी या फिर कहें आपका जो है शीतोष्ण जलवायु या फिर कहें आपका जो तापमान है वो कम होता जाता है ना। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट है, या फिर कहें आपका जो तमिलनाडु केरल वाला पार्ट है, ये कैसा है, आपका ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ जहां पर गर्म जलवायु होती है, वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ओके, ठीक। अब आ जाओ सेंट्रल इंडिया के पास। ठीक है, जो आपका मध्य भारत या फिर कहें आपका जो है बीच वाला केंद्र का भारत है। तो यहां पर आपके जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान का कुछ भाग हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया।
तो यहाँ की जलवायु कैसी है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब कि यहाँ पर जो है आपके जो है जून जुलाई में आराम से ये कहें कि मई अप्रैल और जून में बहुत अच्छी गर्मी भी पड़ती है, और आपके जो है दिसंबर जनवरी में आपकी अच्छी ठंडी भी पड़ती है। मतलब कि आपका दोनों मौसम, जैसे आपका कहें गर्मी भी होगी और साथ में साथ सर्दी भी होगी, तो दोनों मौसम हमें देखने को मिलते हैं। तो वो आपका कौन सा क्षेत्र होगा, उपोष्ण कटिबंधीय या फिर कहें सब ट्रॉपिकल। ठीक। फिर अगला क्लासिफिकेशन है आपका शीतोष्ण या समशीतोष्ण। इसे शीतोष्ण या समशीतोष्ण कंफ्यूज मत होना, इसे शीतोष्ण या समशीतोष्ण बोलते हैं, ठीक है, या टेम्परेट जोन। जैसे आपका जम्मू का हिस्सा हो गया या उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला कैसा पार्ट होता है आपका, टेम्परेट या शीतोष्ण, है ना। और जो आपकी सर्दी वाली या शीत ऋतु की जो फसलें होती है वो कैसी होती है आपकी, टेम्परेट। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो वृद्धि की अवस्था होती है, आपकी जो गेहूं है, चना है, मटर है, ये आपकी सर्दियों में उगते हैं, है ना। तो ये कैसी फसलें होती हैं आपकी, समशीतोष्ण, है ना, जिसको सर्दी की आवश्यकता होती है या फिर कहें शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। तो जो आपका जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है और जो हिमाचल वाला पार्ट है, ये कैसा है आपका, समशीतोष्ण जलवायु। तो यहाँ पर जो फसलें उगाई जाएंगी वो कौन सी होंगी, समशीतोष्ण फसलें, या फिर कहें जो शीत ऋतु या ठंडी के अंदर उगाई जाती है फसलें वो कौन सी होती है, समशीतोष्ण फसलें, ठीक है। और फिर बात करें पोलर की, जहां पर आपकी बर्फ अधिक गिरती है, जहां पर आपके नॉर्मली चारागाह और पेड़ होते हैं, है ना, तो वो आपकी पोलर फसलें कहलाती हैं। तो देखो, जलवायु की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय फसल या फिर कहें ट्रॉपिकल क्रॉप। वह फसलें जो गर्म और शुष्क मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे धान आपका तमिलनाडु में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, केरला में उगाया जाता है, ठीक है। ज्वार हो गया, नारियल हो गया, गन्ना, ठीक है, एक ऐसी है आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है। उपोष्ण कटिबंधीय या फिर सब ट्रॉपिकल की बात करें तो चावल हो गया, कपास हो गया। नॉर्मली चावल आपने देखा होगा कि पंजाब में भी उगाया जाता है, आपका महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी उगाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका चावल है, राइस है, इसको हम दोनों में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कहें ट्रॉपिकल में भी बोल सकते हैं इसे हम, सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं। फिर है आपका समशीतोष्ण या टेम्परेट क्रॉप। वह फसलें जो शीत ऋतु में आसानी से उगाई जाती हैं, इसमें सारी की सारी जो आपकी रबी की फसलें हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल में कौन सी आ जाती हैं आपकी, जो आपकी खरीफ की फसलें, ठीक है। तो वह फसलें जो शीत ऋतु में आसानी से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि। पोलर फसलों की बात करें तो सभी चीड़ और चारागाह घास आ जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन सीजन या फिर कहें ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो आपको नॉर्मली पता है कि आपका जो कृषि वर्ष शुरू होता है वो आपका जुलाई से लेकर आपका जून तक होता है, या फिर कहें 1 जुलाई से आपका 30 जून तक जो है काउंट किया जाता है। और बेसिकली हमें पता है कि जून जुलाई में हमारा मानसून या आता है, तो इसलिए हमारा मानसून आने के कारण जो है आपका कृषि वर्ष जो आपका 1 जुलाई से शुरू होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपका कृषि वर्ष होता है खरीफ से शुरू, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, खरीफ ऋतु की फसलें। मतलब वह फसलें जो आपकी जून जुलाई में तो बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, और ऐसी फसलें जिन्हें गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए, और कम दिन की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, तो वह आपकी कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ फसलें। खरीफ फसलों में कौन सी आ जाती हैं आपकी, धान हो गई, मूंगफली हो गई, उर्द हो गया आपका, है ना, अरहर हो गया, ये आपकी कैसी फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें। फिर बात करें रबी ऋतु की फसलों की, तो रबी की फसलें आपकी अक्टूबर से नवंबर के बीच तो बोई जाती हैं, है ना, या फिर कहें कि इनकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी की आवश्यकता होती है ना। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच तो ये बोई जाती हैं और फरवरी से मार्च के बीच ये काटी जाती हैं, ठीक। तो इन फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए नॉर्मली ये कहें कि फूल आने के समय लंबे दिन की अवधि की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता है कि आपका 21 जून से दिन की अवधि छोटी होनी शुरू हो जाती है, और 25 दिसंबर के बाद आपकी जो दिन की अवधि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है ना। तो जो आपकी रबी की फसलें हैं, तो इन्हें नॉर्मली हम जो है लॉन्ग डे प्लांट या फिर कहें लंबे दिन की अवधि चाहने वाली फसलें कहते हैं, क्योंकि जो फ्लावरिंग आती है या फिर कहें जो आपकी दिन की अवधि है इसको आपकी फ्लावर की, या फिर कहें जब आपके फूल आते हैं उसके बेसिक पे हम जो है
काउंट करते हैं। तो लंबी अवधि के पौधे वह जिनको फूल के लिए, फ्लावरिंग के लिए या फिर कहें प्रजनन अवस्था पर दिनों की अवधि कैसी चाहिए होती है, 12 घंटे से अधिक चाहिए होती है। और जो आपकी खरीफ फसलें होती हैं वो कैसी होती है, शॉर्ट डे प्लांट होती है, या कि कहें कम दिन की अवधि चाहने वाली फसलें होती हैं। ठीक है। फिर बात करें आपकी थर्ड की, जो आपका जायद फसलें हैं, यह आपकी जो है मार्च से अप्रैल के बीच बोई जाती है, और अप्रैल मई जून में इनको कटाई की जाती है। ठीक है, अप्रैल में तो नहीं लेकिन मई जून में इनकी कटाई की जाती है। जैसे आपकी सभी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, मूंग हो गया, आजकल मूंग जो है ज्यादातर आपका खरीफ में, सॉरी जायद में ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि जायद में अच्छी उपज मिलती है। मौसम की आपकी अब का मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे बारिश अधिक हो जाती है तो फसलों सड़ जाती है कुछ कारण से, है ना, तो किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन आप जब जायद में इसको लेते हैं मूंग को, तो उससे प्रॉफिट मिलता है। ठीक। तो बात करें आपका क्लासिफिकेशन के, आपके जल ऋतुओं के आधार पर, तो देखते हैं बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के आधार पर आपका वर्गीकरण। बात करें खरीफ फसलों की, तो खरीफ फसलें जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर के दौरान उगाई जाती जाने वाली फसलें हैं, जिन्हें गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इनको विकास की प्रमुख अवधि के दौरान मौसम और फूलों के लिए कम दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है। ये कहें कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, अभी अभी हमने बताया कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं खरीफ। उदाहरण की बात करें तो चावल, मक्का, अरंडी, मूंगफली, उर्द, कपास, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, जूट और तंबाकू आदि ये किसमें आ जाती है, आपकी खरीफ ऋतु की फसलों में, आप कहें खरीफ क्रॉप्स में। ठीक। आगे चलते हैं, बात करें रबी क्रॉप्स की या रबी ऋतु की फसलों की। तो ऐसी फसलें आपकी हमने अभी बताया कि अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं, और फरवरी मार्च के दौरान क्या हो जाती हैं, आपकी कटाई की जाती है। या फिर कहें अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च के दौरान उगाई जाने वाली फसलें, जिन्हें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, उनकी प्रमुख विकास अवधि और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। या फिर कहें फूल आने के समय क्या चाहिए हमें, लॉन्ग डे, ये कहें कि लंबे दिन की अवधि, या फिर कहें 12 घंटे से अधिक अवधि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक। आगे चल बात करें उदाहरण की, तो एग्जाम्पल में आपके आ जाता है गेहूं हो गया, सरसों, गन्ना, जौ, अलसी, मटर, मसूर, तंबाकू हो गया। ठीक है, कुसुम हो गया, जई हो गया, आलू, चना, बरसीम, गोभी और फूल गोभी। तो ये कौन सी फसलें हो जाती हैं, आपकी रबी ऋतु की फसलें हो जाती हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, जायद की बात करें या समर या ग्रीष्मकालीन फसलों के नाम से भी नहीं जाता है, तो फरवरी मार्च में नॉर्मली बोया जाता है ना, या फिर कहें फरवरी मार्च से मई जून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें, है ना। तो फरवरी मार्च से मई जून के दौरान उगाई जाने वाली फसलें, जिन्हें गर्म शुष्क जलवायु से आवश्यकता होती है, उदाहरण की बात करें तो आपका उर्द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, तरबूज हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो आदि। ठीक है, तो ये कौन सी फसलें आपकी जायद या ग्रीष्मकालीन फसलें। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्लासिफिकेशन, उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका जो है यूज, या फिर कहें उपयोगिता के आधार पर। बात करें बच्चों उपयोगिता के आधार पर, जैसे अनाज वाली फसलें हो गई आपकी, तिलहनी फसलें हो गई, आपके जो है दलहनी फसलें, या फिर कहें मसाले वाली फसलें। तो उनकी उपयोग, जैसे हम जैसे मसालों के लिए मसाले वाली फसलें, तेल के लिए तिलहन वाली फसलों का प्रयोग करें, दाल के रूप में, या फिर कहें प्रोटीन के स्रोत के रूप में हम किसको, दालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर, उपयोगिता के आधार पर जो है आपका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण की बात करें, तो उपयोगिता के आधार पर जो है वर्गीकरण आपका है, एक मिनट, पहले आपकी अनाज वाली फसलें। अनाज में आपकी जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये तो आ ही आते हैं। ठीक है, मिलेट्स भी आ जाती है, जो आपकी माइनर मिलेट है। तो देखो चावल, चावल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है आपका, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा, फैमिली क्या है, ग्रेमनी होती है या पोएसी होती है। दूसरा एक तो आपका ओराइजा ग्लेबिरिमा, जो है ग्रेमनी या पोएसी है। जैसे एक कहें कि आपके जो
घास कुल के पौधे हैं, या फिर कहें, या फिर जो ग्रास वाले या पौधे हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, ग्रेमनी में आते हैं, ठीक है, या पोएसी फैमिली या पोएसी परिवार या में आते हैं। तो जो आपके ग्रेमनी, इसे पोएसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर सामान्य गेहूं या रोटी गेहूं या मैक्सिकन वाना गेहूं, टेटिकम एस्टिवम, ग्रेमनी कुल में है। ड्यूरम या फिर कहें आपका मैक्रोनी गेहूं, टिटिकम ड्यूरम, जो आपका ग्रेमनी या पोएसी फैमिली में आता है। एमर गेहूं, टिटिकम डिकोकम, ग्रेमनी पोएसी में। इनकॉर्न गेहूं, टिटिकम मोनोकोकम, ग्रेमनी पोएसी में। जौ हो गया, होर्डियम बुल्गेयर, ग्रेमनी पोएसी में आता है आपका। टिटिकेल हो गया, ट्रिटिको स्किल, ग्रेमनी पोएसी में आता है। मक्का हो गया आपका जियामेज, ग्रेमनी या पोएसी में आ गया। जई हो गया एवेना सेटाइवा, ग्रेमनी या पोएसी में आ जाता है, ठीक है। तो अनाज वाली फसलों में जिनको हम नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट या फिर कहें स्टार्च के लिए प्रयोग करते हैं या फिर खाते हैं, ठीक है, या फिर कहें नॉर्मली जिनको हम बल्क में खाते हैं या फिर कहें अधिक मात्रा में खाते हैं, तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, अनाज वाली फसलों में। अनाज वाली फसलों में आगे है आपकी मिलेट्स। अभी जो है 2023 को 2023 को जो है आपका मिलेट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, फिर कहें आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया, फिर कहें मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। तो वहां आपके अंतरराष्ट्रीय वर्ष नॉर्मली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसकी महत्ता को, या फिर कहें जो चीजें हमारी समाप्त हो रही हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, है ना। तो मिलेट्स को जो बढ़ावा देने के लिए आपको 2023 जो है आपका अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, या फिर कहें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया, ठीक। तो मेजर मिलेट की बात करें तो इससे क्वेश्चन आपका नाबार्ड में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी जो है आपकी माइनर या फिर कहें मेजर मिलेट नहीं है। तो यहाँ पर आपके मतलब कि 5 ऑप्शन रहते हैं नॉर्मली नाबार्ड में, ठीक है। तो मेजर मिलेट में आपकी कौन सी आ जाती है, सोरगम या ज्वार, सोरगम बाइकलर, सोरगम बाइकलर का साइंटिफिक नेम हो जाता है। पर्ल मिलेट, बाजरा, पेनिसिटम ग्लूकम, फिंगर मिलेट, रागी, इल्यूशन कोरकेना, ठीक है। तो ये तीन ही आपकी क्या है, मेजर मिलेट है। आपकी जो मक्का है वो मिलेट नहीं है, वो क्या है, आपकी अनाज वाली फसल है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बात करें गौड़ मिलेट की या माइनर मिलेट की, तो गौड़ मिलेट में कौन है, पहला आ जाता है आपका फॉक्सटाइल मिलेट, कंगनी, सेटेरिया इटैलिका। दूसरा है आपका लिटिल मिलेट, समई या कुटकी, पेनिकम मिलिए, पेनिकम मिलेरे। देखो ये चीजें हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही क्योंकि अभी हाल जो है इंटरनेशनल ईयर मनाया गया, तो ये जो है एग्जाम में नॉर्मली पूछी जा सकती है। पोर्सो मिलेट हो गया, चीना हो गया, पेनिकम मिलीसियम हो गया, ठीक है। बार्नयार्ड मिलेट हो गया, सावा, इकोनोक्लोआ, फ्रूमेंटेसिया। कोदो मिलेट हो गया आपका पास्पेलम स्क्रोवाइकुलेटम, ठीक है। तो 5 आपकी गौड़ मिलेट और 3 आपकी क्या होती है, मुख्य या फिर कहें आपकी मेजर मिलेट्स होते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका जो है रेसे वाली फसलें, जिनका प्रयोग हम रेसे के लिए करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग में ज्यादातर रेसे का, जैसे आपका कपास का, कॉटन का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है रेसे वाली फसलों को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो आपका बीज रेशा या सीड फाइबर, दूसरा है आपका तना या वास्ट रेशा या स्टेम या वेस्ट फाइबर, तीसरा है आपका पत्ती रेशा, लीफ फाइबर। ये भी होता है बच्चों, पत्ती से भी हमें रेशा प्राप्त होता है। बीज आपने तने का तो नॉर्मली सुना होगा कि जूट के बोरे बनाए जाते हैं या फिर आपके जो है थैले बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन पत्ती का भी रेशा होता है, ठीक है। तो बीज रेशे में जो है आपका नॉर्मली क्या आ जाता है, कॉटन या कपास आ जाता है, ठीक है। कपास से हमें जो है नॉर्मली जो आपका बीज होता है, वॉल होता है, बीज के चारों ओर हमें क्या मिलता है, कॉटन, या फिर कहें जो बीज से जो आपकी रोम रोम जो बीज का रोम होता है वो है हमारा क्या, कपास, या फिर कहें जिसको हम लेंट बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो कपास से हमें बीज रेशा मिलता है। तना या वास्ट रेशा की बात करें तो स्टेम में वेस्ट फाइबर जो है आपका मेस्टा या जूट से मिलता है, ठीक है। मेस्टा और जूट में क्या किया जाता है कि इनके तनों को सड़ा कर से रेशा अलग किया है, जिससे आपके नॉर्मली बोरे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर पत्ती रेशा है, लीफ फाइबर है आपका अगेव और अनन्नास आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्लासिफिकेशन, अगली फसलें हमारी तिलहनी फसलें, जिनका प्रयोग हम तेल के लिए करते हैं या फिर कहें आपका नॉर्मली ऑयल के लिए करते हैं। तो वह कौन सी होती हैं फसलें, ऑयल सीड क्रॉप या तिलहनी फसलें, ठीक है। तो जिसमें आपका जैसे ग्राउंड नट, इसका साइंट या फिर इसे पीनट के नाम से भी जानते हैं, मूंगफली, अरेचिस हाइपोजिया, ठीक। सिसमम और जिंगली तिल, सिसमम इंडिकम हो गया। सनफ्लावर सूरजमुखी, हेलियंथस एनस,
लिनसीड और फ्लैक्स, अलसी, लिनम यूसीटेटिसिमम। जो आपका लिनसीड होता है, अलसी होता है, इसका प्रयोग आपका जो है, ये आपकी तिलहनी फसलें तो है, साथ में साथ इसका प्रयोग रेशे के लिए, या फिर कहें जो इसका जो बचा हुआ वेस्ट होता है, या फिर कहें तने होते हैं, उससे उसका प्रयोग हम रेशे के लिए करते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपकी जो अलसी होती है, तिलहनी फसल तो है, साथ में साथ इसे हम जो है आपकी रेशे वाली फसल के रूप में भी जानते हैं। फिर है आपका नाइजर या राम तिल, जूजोटी अब्सिनिया, ब्राउन और इंडियन मस्टर्ड, भूरी या भारतीय सरसों, ब्रेसिका जुनसिया। फिर है आपका सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है कौन सी फसलें बच्चों? तिलहनी फसलें। ठीक है, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगली है आपकी दलहनी फसलें। दलहनी फसलों में कौन सी आ जाती हैं? जैसे आपका अरहर हो गया, रेड ग्राम, जिसको हम मेजरली जो है आपका जो या फिर कहें आपका मांस को कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो वो प्रोटीन के रूप में दलहनी फसलों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो रेड ग्राम में अरहर आ जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम कैजेनस कजान आ जाता होता है। ब्लैक ग्राम, बिगना मूंगो। ग्रीन ग्राम या फिर कहें मूंग, बिगना रेडिएटा। काउपी लोबिया, बिगना अंगुलाटा। बैंगन में चना, सिसर एरिएटेनम। और आपका मसूर, लेंस एस्कुलेंटस। और पी और गार्डन पी, मटर, पाइसम सैटाइवम। इनका प्रयोग हम नॉर्मली किसके रूप में प्रयोग करते हैं? दलहनी फसलों में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है। ठीक है, कौन सी आपकी जो है अनाज वाली फसल है, कौन सी मिलेट है, कौन सी तिलहनी फसल है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन जब उसने सिलेबस में दिया है। अगली है आपकी चीनी फसलें, या फिर कहें शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप में कौन आ जाता है? आपका गन्ना हो गया, शुगर कैन हो गया, सेकेरम ऑप्सिनम इसका साइंटिफिक नेम होता है। या फिर कहें वानस्पतिक चुकंदर हो गया, सुगर बीट, बीटा वगैरह इसका जो है आपका वानस्पतिक नाम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली है आपकी चारा वाली फसलें। चारे वाली फसलें में आज आपकी घास में जैसे बाजरा, नेपियर घास, गिनी घास, चारा ज्वार, चारा मक्का। नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ फार्मर जो है ज्वार और आपकी मक्का को नॉर्मली चारे के उद्देश्य से उगाते हैं ना, भुट्टे के लिए तो उगाते हैं, कुछ फार्मर जो है चारे के उद्देश्य से। फिर आ जाती है आपकी फलियों में, जैसे आपका लूसन हो गया, डेस्मेंथस हो गया, वर्सीम हो गया। एक ऐसी आपकी फलियों में जो चारे के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले आपकी मसाले वाली फसलें, जिनको नॉर्मली हम जो है स्वाद को बढ़ाने के लिए, या फिर कहें आपके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए और सुगंध के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपका अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मेथी, जीरा, हल्दी, मिर्च, प्याज, धनिया, सौंफ और आपका हींग। एक ऐसी आपकी मसाले वाली फसलें। तो फसलें के पौधे या उनके उत्पाद स्वाद या स्वाद के लिए और ताजा या संरक्षित भोजन में रंग जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मेथी हो गया, जीरा, हल्दी, मिर्च, प्याज, धनिया, सौंफ और हींग। ये आपकी कैसी फसलें हो जाती हैं? मसाले वाली फसलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले आपके हैं औषधीय पौधे, जिनको हम जो है औषधि के रूप में प्रयोग, जैसे आपका तंबाकू। तंबाकू नॉर्मली आप लोग खा बल्क में खाने के लिए प्रयोग करते हो तो वो आपका नुकसान करते हैं, लेकिन जब इसे हम मेडिसिनल पर्पज या फिर कहें आपका जो है नॉर्मली जो है निंद्रा कारक जो दवाइयां होती है, निकोटीन जो है प्रयोग किया जाता है उनमें। ठीक है, तो औषधि के रूप में भी हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके तंबाकू हो गया, पुदीना हो गया। पेय पदार्थ जैसे आप चाय, कॉफी हर कोई पीता है। ठीक है, जिनको हम पीने पीने के लिए, ठीक है, जिनको हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं वो आपके पेय पदार्थ, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफी और कोको। यहाँ पर नॉर्मली आपके जो है एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश कालवाद के आधार पर। जैसे कुछ पौधे जो है आपकी नॉर्मली छाया में रहते हैं, किसी को आपको लंबे दिन की अवधि चाहिए होती है प्रकाश की, किसी को कम दिन चाहिए होते हैं, तो उसके आधार पर आपका प्रकाश काल के बाद के आधार पर आपका वर्गीकरण। जैसे छोटे दिन वाले या शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, शॉर्ट डे प्लांट या छोटे दिन अवधि वाले पौधे, जिन्हें दिन की लंबाई की अवधि कितनी 12 घंटे से कम चाहिए होती है। जैसे आपके चावल हो गया, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, और यहाँ पर सभी खरीफ ऋतु की फसलें। ठीक है, सभी खरीफ ऋतु की फसलें जो है आपकी कैसे होती है? छोटे दिन वाली या शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, लंबे दिन वाले पौधों की बात करें, लॉन्ग डे प्लांट की, तो दिन की लंबाई कैसी हो चाहिए? 12 घंटे से अधिक चाहिए होती है ना। तो वो कौन से होते हैं आपके? लॉन्ग डे प्लांट, जैसे आपका जौ हो गया, जई हो गया, गाजर हो गया और गोभी हो गया। ठीक, दिन उदासीन पौधे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो है आपकी दिन की अवधि कम हो या ज्यादा, इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो आपके कौन से होते हैं? डे न्यूट्रल या दिन उदासीन पौधे। ठीक है, तो
ऐसे पौधे जिनका दिन की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे आपका टमाटर हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। फिर आपका फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो नॉर्मली आपने सूरजमुखी में देखा होगा कि जहां जहां सूर्य का मुख होता है उसी ओर आपका जो है सूरजमुखी मुड़ जाता है ना। तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, मतलब कि प्रकाश की दिशा में पौधों की प्रतिक्रिया, है ना। तो वो आपका क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सूरजमुखी में यह किस कारण से होता है? ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है, जो आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फिर कहें वृद्धि नियामक हार्मोन है, ठीक है। तो वो आपका कहा होता है, आपका जो एपिकल या फिर टॉप वाला पार्ट या ऊपरी हिस्सा होता है, वो आपका सूरजमुखी में अधिक पाया जाता है ना। तो इस कारण से इनमें क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म या प्रकाशानुवर्तन होता है। फिर फोटोसेंसिटिव की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ पौधों को अगर की प्रकाश की अवधि ना मिले या प्रकाश ना मिले तो वो मर जाते हैं, नॉर्मली ग्रीन बने रहते हैं। जैसे पेड़ों के किनारे जो उगे होते पौधे होते हैं, वो नॉर्मली आपका क्या नहीं देते? ईल्ड नहीं देते, उत्पादन नहीं देते, तो वो आपके फोटोसेंसिटिव पौधे या प्रकाश संवेदी पौधे कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन एज टू ग्रोथ हैबिट, विकास की आदत के अनुसार वर्गीकरण। यहां पर आपके पहले आ जाते हैं डिटर्मिनेट प्लांट, दृढ़ पौधे। दूसरा है आपका जो है इनडिटर्मिनेट, अनिश्चित पौधे। अब बात करें डिटर्मिनेंट पौधों की, तो डिटर्मिनेंट प्लांट या दृढ़ पौधे क्या होते हैं? कि जैसे आपने हमने एग्जांपल दिया कि सबसे पहले जब बच्चा ग्रो करता है तो 10 से या 15 साल तक स्टडी करता है, या फिर उसके बाद या 18-19 साल तक, फिर उसके माँ बाप कह देते हैं कि भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई है, फ्रूट दो, मतलब कुछ फल दो उसका। आप ग्रो हो चुके हो अच्छे से, आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो गया है, अब आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? फ्रूट या फल चाहते हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है डिटर्मिनेंट प्लांट में होता है, दृढ़ पौधों में, कि पौधा पहले क्या करता है? वानस्पतिक वृद्धि करता है ना। वानस्पतिक वृद्धि करने के बाद वो जो है उसमें प्रजनन अवस्था या फिर कहीं फ्लावरिंग स्टेज आती है, मतलब कि पहले पूरा ग्रो हो जाएगा, उसके बाद जो है आपके जो है उसमें फ्लावरिंग होगी, साथ में साथ उसमें बीज बनेगा, ठीक है। तो ऐसे पौधे कैसे होंगे? डिटर्मिनेंट। बात करें इनडिटर्मिनेंट प्लांट की या अनिश्चित पौधों की, तो ऐसे पौधों में जैसे आपकी जो है 20, ये कहें कि 18 से 21 साल, नॉर्मली जो ह्यूमन है वो आपका 21 साल तक डेवलप होता है ना। तो इस अवस्था में आप क्या कर रहे हो? फ्रूट भी दे रहे हो, मतलब कि आप कुछ कमा के भी घर के भी दे रहे हो, साथ में साथ आपको क्या है? ग्रो भी कर रहे हो, है ना। तो ये क्या कहेंगे आपके इनडिटर्मिनेट, मतलब जैसे पौधों में आपने फ्लावर्स में देखा होगा, पेड़ों में देखा होगा कि वो साथ में साथ उसमें वृद्धि भी होती है, कुछ नई कलियां या फिर नए तने भी बनते रहते हैं, और साथ में साथ उसमें फ्लावर या फिर क्या है? फल भी लगते रहते हैं, है ना। तो ये कैसे पौधे होते हैं? इनडिटरमिनेट, मतलब कि प्रजनन और वानस्पतिक दोनों ही अवस्थाएं इनमें साथ साथ चलती हैं, है ना। तो वह कौन से पौधे होंगे? आपके इनडिटर्मिनेट प्लांट कहलाएंगे, अनिश्चित पौधे कहलाएंगे। तो देखो यहां पढ़ते हैं इन्हें, क्या होता है। देखो लिखा हुआ है, जस्ट मिनट, पेन सिलेक्ट हो जाए, 1 मिनट। हाँ, ठीक। देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनेट प्लांट या दृढ़ पौधे ऐसे पौधे हैं जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करने के बाद ही प्रजनन वृद्धि शुरू कर दे। उदाहरण के लिए आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया। आपने गेहूं में नॉर्मली देखा होगा कि उसमें नॉर्मली पहले फ्लावर नहीं आता, लेकिन जब वो पूरी वृद्धि कर चुका होता है उसके बाद उसमें फ्लावर होता है और बीज बनता है ना। फिर है आपका इनडिटर्मिनेट प्लांट या फिर कहें अनिश्चित पौधे। ये वे पौधे हैं जिनकी वानस्पतिक और प्रजनन अवस्थाएं एक साथ चलती रहती हैं। परिपक्व और अपरिपक्व फल, फूल और फलों की कलियां एक ही समय में एक ही पौधे पर मौजूद होती हैं। अनिश्चित पौधों के उदाहरण है आपका टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, सोयाबीन। इनमें क्या होता है आपका जो है ये ग्रो भी करते हैं, साथों साथ इसमें क्या होता है? फ्लावरिंग भी होती रहती है, ठीक। अगला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोटाइलेडन या बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो आपका एक बीज पत्री है ना, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, ठीक है। दो तरह से हम जो है इन्हें डिवाइड करते हैं। एक बीज पत्री जिनके बीज पत्र केवल एक होता है, मतलब जिनको दो भागों में हम आसानी से विभाजित नहीं कर सकते, वो आपके एक बीज पत्री। द्विबीज पत्री पौधे ऐसे पौधे जिनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, मतलब कि सारी सारी दलहनी और तिलहनी पौधे। सरसों भी आपका नॉर्मली दो भागों में डिवाइड हो जाए। एक बीज पत्री में सभी घास फूल के पौधे, चावल, मक्का, आपका गेहूं हो गया, ठीक है। इनको हम नॉर्मली जो है दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका एक बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री, जिनके दो बीज पत्री होते हैं वो, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं वो दो बीज पत्री। एक चीज हो गई।
दूसरा, जो आपके एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं इनमें इपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन होता है, या फिर कहें इपीजियल अंकुरण होता है। ठीक है, इपीज सॉरी, रॉन्ग बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी। जो आपके एक बीजपत्रीय होते हैं इनमें आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, फ्लो में गलती से बोल दिया। जो आपके एक बीजपत्रीय होते हैं इनमें इनमें कैसा जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, मतलब कि इनका बीज जो है जमीन के अंदर ही रहता है और इससे तना बाहर आता है, या फिर कहें मृदा से बाहर क्या निकलता है, आपका तना निकलता है। तो इस तरह का जर्मिनेशन क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। द्विबीजपत्री में आपका कौन सा जर्मिनेशन होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है। इपीजियल कहें कि इसमें जो आपका बीज पत्र है वो आपका जमीन से बाहर आकर दो दो पत्तियों में विभाजित हो जाता है ना, तो वो आपके कौन से होंगे, द्विबीजपत्री। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, मोनोकोट या फिर एक बीजपत्री। सामने आपको इमेज दिख रही है, आपको मक्का का जो है नॉर्मल, इसमें आपको दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो लिखा हुआ है एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही बीज पत्र होता है, या अंकुरण आमतौर पर हाइपोजियल होता है, यानी अंकुरण के दौरान बीज पत्र जमीन के नीचे रहता है। हमने कहा ना जमीन के नीचे बीज पत्र रहता है। भ्रूण के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री भ्रूण कोश में संग्रहित होती है। पौधों में आमतौर पर रेशेदार जड़ प्रणाली के साथ संकीर्ण पत्तियां होती हैं। बीज अधिकतर घास परिवार या फिर कहें आपके पोएसी के होते हैं। उदाहरण आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार और जौ। आपने जैसे मक्का गेहूं में देखा होगा संकीर्ण मतलब कि सक्रिय पत्तियां होती हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जो लीव्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो कैसी होती है, संकीर्ण, या फिर आपकी पतली पतली सी पत्तियां होती हैं। और साथ में साथ जो इनकी जड़ें होती हैं वे कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं। रेशेदार मतलब कि कहें कि इस तरह से ये प्लांट है ना, तो इसकी जो है इस तरह से फैली होंगी जड़ें हमारी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जड़ें होती हैं रेशेदार। ठीक, आगे चलते हैं, द्विबीजपत्री की बात करें, डाइकोटाइलेडन की बात करें, तो द्विबीजपत्री में लिखा हुआ है कि इन पौधों के बीज में दो बीज पत्र होते हैं। बीजों का अंकुरण आमतौर पर अधिजठर या फिर कहें इपीजियल होता है। अधिजठर को यहाँ पर जो है इपीजियल की टोटल हिंदी कर दी है। थोड़ा सा क्या है, इपीजियल हाइपोजियल में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अजीब आया था, इसलिए इसे इपीजियल और हाइपोजियल, नॉर्मली आपके एग्जाम में इपीजियल और हाइपोजियल ही लिखेगा। तो यहाँ पर अंकुरण कैसा होता है, आपका इपीजियल होता है। यानी अंकुरण के दौरान बीज पत्र क्या होता है, जमीन से ऊपर निकल आते हैं। हमने बताया था ना कि इनमें एपीजियल में जो आपके जो बीज पत्र है या फिर कहें जो आपके बीज है वो आपका जमीन से बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ये पौधे आमतौर पर चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं और इनमें उचित मूसला जड़ प्रणाली या फिर कहें आपकी टैप रूट होती है, मतलब गहरी जड़ वाले होते हैं। उदाहरण के आपका चना हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास और तंबाकू। ये कैसे होते हैं बच्चों, द्विबीजपत्री या फिर कहें सभी दलहनीय पौधे, है ना। आगे चलते हैं, वेस्ड ऑन, अगला क्लासिफिकेशन आपका वेस्ड ऑन जर्मिनेशन या अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण। अभी अभी हमने एपीजियल बताया था आपको, हाइपोजियल बताया। तो देखो एपीजियल में नॉर्मली आपको दिख रहा है कि जो बीज है आपका नॉर्मली जमीन के अंदर है ना। यहां से जो है बीज आपका जमीन से बाहर नॉर्मली देखो दो बीज पत्र में डिवाइड होकर जो है बाहर निकल रहा है ना। तो ये आपका कैसा जर्मिनेशन है, इपीजियल जर्मिनेशन, है ना। तो यहाँ पर जो इपीजियल जर्मिनेशन, जो आपका बीज है वो दो जो है पत्तियों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है इसमें बीज जो है आपका पृथ्वी सतह से ऊपर आकर दो लीव्स में या दो पत्तियों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह का जर्मिनेशन या अंकुरण हमारा क्या कहलाता है, इपीजियल कहलाता है। हाइपोजेल की बात करें तो हाइपोजेल जर्मिनेशन में क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका बीज है ना, वो आपका क्या रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। यहाँ से देखो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि इपिकोटाइल या फिर कहें जो आपकी जो तना है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपका बीज है वो जमीन के अंदर रहता है हाइपोजेल में, और आपका तना बाहर आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो बेस्ड ऑन जर्मिनेशन अंकुरण के आधार पर लिखा हुआ है एपीजियल जर्मिनेशन, एपीजियल अंकुरण, जो अंकुर अपने बीज पत्रों को मिट्टी की सतह से ऊपर उठाते हैं उन्हें इपीजियल अंकुरण कहा जाता है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन या हाइपोजियल अंकुरण क्या कहलाता है, जिनके बीज पत्र मिट्टी में रहते हैं उन्हें हाइपोजियल अंकुरण कहा जाता है। अगला है आपका क्लासिफिकेशन वेस्ड ऑन प्रोपागेशन या फिर कहें प्रसार की विधि के आधार पर वर्गीकरण।
तो प्रसार की विधि के आधार पर जैसे आपका लैंगिक रूप से प्रचारित पौधे, या फिर कहें लैंगिक रूप से प्रसार होने वाले, प्रवर्धित होने वाले पौधे, और असेक्सुअल प्रोपेगेटर या फिर कहें अलैंगिक रूप से प्रसारित करने वाले पौधे। लैंगिक रूप से प्रसारित करने वाले या फिर प्रचारित पौधे कैसे, जो बीज के माध्यम से होते हैं। नॉर्मली जो आपका सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है वो कैसा होता है, बीज के माध्यम से। असेक्सुअल कैसा होता है, आपके वेजिटेटिव पार्ट से, या फिर कहें जो आपका वानस्पतिक भाग से। जैसे गन्ने के अंदर आपने देखा होगा नॉर्मली आपका जो है स्टेम या तने को लिया जाता है, आलू में कंद का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपका वो असेक्सुअल प्रोपेगेशन। तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन की बात करें या लैंगिक रूप से प्रचारित पौधों की बात करें, तो ये वे पौधे हैं जो बीज के माध्यम से प्रचारित होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, चना आदि। और असेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट या लैंगिक रूप से प्रचारित पौधों में कौन है, वे पौधे जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रचारित होते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना हो गया आपका, अदरक हो गया, आलू हो गया। ये आपके कैसे हैं, आपके अलैंगिक या फिर कहें अलैंगिक रूप से प्रसारित होने वाले पौधे कहलाते हैं। देखो प्रसारण को हम, प्रोपगेशन को प्रवर्धन भी कहते हैं, है ना, प्रसार भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रवर्धन या प्रसार भी कहते हैं ना, फैलने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर कहें आपका जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान, या फिर कहें प्रकाश संश्लेषण की विधि और पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कि जैसे कुछ पौधे होते हैं पानी को अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, प्रकाश को अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी और प्रकाश को अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो आपके जो है जैसे C3 पौधे हैं। C3 पौधे क्या होते हैं, कार नॉर्मल जो आपका CO2 होता है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। CO2 को फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा 3 कार्बन अणुओं में जो है आपका स्थिर करते हैं। ठीक है, तो ये पौधे कैसे होते हैं कि नॉर्मली जो एक है कि ये प्रकाश को, जल को, या फिर कहें तापमान को अच्छे से प्रयोग नहीं करता, इसलिए इन्हें अकुशल पौधे। फिर C4 पौधे हो जाते हैं। C4 पौधे वह पौधे जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस या फिर कहें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है आपके कार्बन के अणुओं को 4 कार्बन अणुओं में जो है क्या करते हैं, प्रभावित या फिर क्या स्थिर करते हैं। ये नॉर्मली कुशल पौधे होते हैं, जो है आपके पानी को और आपके जो है ये कहें कि आपकी गैसेस को अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपके आपके जो कैंप प्लांट आ जाते हैं। ये कैसे पौधे होते हैं, जो नॉर्मली रात्रि में शोषण करते हैं। ठीक है, रात में शोषण करने वाले कैंप प्लांट होते हैं। तो देखो C3 पौधों की बात करें तो पौधे CO2 को स्थिर करते हैं और 3 कार्बन अणु अर्थात 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। इस माह की खोज जो है नॉर्मली केल्विन और उनके सहकर्मियों ने 1957 में की थी। इसलिए इस माह को केल्विन चक्र या C3 माह के रूप में जाना जाता है। ये पौधे प्रकाश शोषण प्रदर्शित करते हैं और ऐसे पौधे CO2, प्रकाश, तापमान और पानी का भी कुशलता पूर्वक उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अकुशल पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं हो गया, जई हो गया, राई हो गया, सोयाबीन और कपास हो गया। तो ऐसे पौधे कौन से होते हैं, C3 पौधे होते हैं। ठीक है, C3 के एग्जाम्पल ज्यादा है, लेकिन C4 के आपके एग्जाम्पल गिने चुने हैं। ठीक, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है C4 पौधे। तो देखो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद क्या होता है, 4 कार्बन अणु। मैंने कहा ना C4 में क्या होता है, 4 कार्बन अणु, जिसे ऑक्जेलो एसीटेट कहा जाता है। पौधे हैच और स्लैक मार्ग के माध्यम से CO2 को स्थिर करते हैं। ये पौधे प्रकाश शोषण प्रदर्शित नहीं करते। ये पौधे CO2, प्रकाश, तापमान और पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कुशल पौधे कहा जाता है। उदाहरण के आपका गन्ना हो गया, मक्का और ज्वार, और आपका जो है ये एग्जाम्पल हो जाए गन्ना, मक्का और ज्वार जो है C4 पौधों के जो है एग्जाम्पल है। नॉर्मली आपके 3 ही एग्जाम्पल है C4 पौधों के, और भी आप जो होंगे तो आपके एग्जाम्पल्स में हम आपके नोट्स में ऐड कर देंगे। ठीक, आगे आपके क्रेसुलेशन एसिड चैप्टर या फिर कहें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर कहें कैम पौधे। ऐसे पौधे जो आपके रात्रि के समय क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, तो देखो कैम पौधे नॉर्मली CO2 को 4 कार्बन एसिड में स्थित करते हैं, जिन्हें मैलेट कहा जाता है। CO2 स्थिरीकरण रात में होता है जब रंध्र खुले होते हैं। कैम पौधे रेगिस्तान में उगते हैं और इनमें रसीले मांसल पत्ते और तने होते हैं, जिनमें बाष्पोत्सर्जन और पानी की कम आवश्यकता होती है। उदाहरण के अनन्नास और नाशपाती, ये कैसे होते हैं, आपके कैंप पौधे या कैंप प्लांट कहलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
अगला क्लासिफिकेशन है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड, या फिर कहें बार्टर, या फिर कहें जल के उपयोग के आधार, सांस्कृतिक विधि या जल के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, तो इसको हम किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? जैसे हमने कहा वर्षा आधारित पौधे, मतलब कि यदि वर्षा होगी तो ही खेती होती है, वरना नहीं हो। जैसे खरीफ में वर्षा होगी या फिर कहें आपके मानसून सीजन में वर्षा होगी तो ही आपकी खेती की जा सकती है। जैसे आपका राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पर सिंचित खेती का कोई मतलब कि उपयोग ही नहीं है ना कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर खेती कैसी है, बरसात, मतलब कि ऐसे पौधे जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो वह पौधे कौन से होते हैं, बरसात है। जैसे सिंचित, जिसको हम कृत्रिम रूप से सिंचाई देते हैं या फिर कहें आपका आर्टिफिशियल रूप से जो है पानी दिया जाता है, तो वह आपके कौन से होते हैं, सिंचित पौधे। जैसे आपका गन्ना हो गया, धान हो गया, गन्ने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा 2 से 4 दिन में, 1 हफ्ते में पानी देना पड़ेगा आपको, धान में पानी खड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो इनके लिए, जिनके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है ना, ऐसे पौधे जिनके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचित, जिनको वर्षा के आधार पर जो उगाते हैं, जैसे ज्वार बाजरा हो गया, आपकी दलहनी पौधे हो गए, ये कैसे होंगे आपके, एक तरह से आपके वर्षा आधारित पौधे होंगे या फिर क्या रेन फेड पौधे होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो है रेनफेड या वर्षा आधारित में वह फसलें जो केवल वर्षा के पानी से उगाई जाती है, जैसे आपका ज्वार बाजरा मूंग आदि, और इरिगेटेड क्रॉप्स या सिंचित फसलें, ऐसी फसलें जो सिंचाई जल का उपयोग कर ही उगाई जाती है, जैसे आपका मिर्च हो गया, गन्ना, केला, पपीता आदि। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली के आधार पर। आपने देखा होगा कि कुछ जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं, उन्हें टैप रूट सिस्टम होता है, मूसला जड़ प्रणाली होती है। कुछ जड़ें ऊपर ही जो है रेसेदार बनी होती हैं, या फिर कहें नॉन छिछली होती हैं, या फिर कहें ऊपर उथली मिट्टी में रेसेदार कुछ जड़ें होती हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे रेसेदार हम एग्जांपल देना चाहें, नॉर्मल हमारे पास एक माइक है ना, तो इस तरह से आपकी जड़ें होंगी, मतलब छिछली, जैसे ब्रश होता है ना, इस तरह से रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ों की बात करें, मूसला जड़ प्रणाली टैप रूट सिस्टम में मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है, जैसे आपका अरहर हो गया, अंगूर, कपास आदि, और आकस्मिक या रेशेदार एडवेंटिस या फिर फाइबरस रूट, इनमें नॉर्मली उथली जड़ होती है, और इसमें जो है फैल, ये कहें कि जड़ें कैसी होती है, रेशेदार होती हैं, रेशे जैसी होती है। जैसे आपका बे फसलें जिनकी जड़ें रेशेदार या उथली और मिट्टी में फैली हुई होती है, जैसे आपकी अनाज की फसलें, गेहूं, चावल आदि। ठीक, देखो, हाँ, चलो आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलिनेशन, या फिर कहें आपका फसलों में परागण के आधार पर वर्गीकरण, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा। ठीक है, तो फसलों में परागण के आधार पर, जैसे स्वपरागित फसलें, पर परागित फसलें और अक्सर पर परागित। स्वपरागण किन में होता है, जिनमें आपका जो है एक ही पौधे के अंदर, या फिर सॉरी एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, तो उनके अंदर नॉर्मली आप क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, तो इन्हें हम सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट कहते हैं। ठीक है, और साथ में साथ ये भी कह सकते हैं जिनमें 95% तो क्या होता है, स्वपरागण, या फिर कहें 5% से कम क्या होता है आपका पर परागण होता है, वे कौन से होते हैं, स्वपरागित पौधे होते हैं। ठीक है, इसको हम हॉर्टिकल्चर में डिटेल में पढ़ाएंगे कि स्वपरागण कैसे होता है, इसको प्रमोट या फिर कहें बढ़ावा कौन कौन सी क्रियाएं देती है, आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है, देखो, जिस फसल में 5% से कम पौधों का पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उस फसल को स्वपरागित फसल कहते हैं। जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल, टमाटर, मटर, लोबिया, मेथी, आलू आदि, एक ऐसी फसलें आपकी स्वपरागित फसलें हैं। आगे है आपकी पर परागित फसलें या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जिन फसलों में ये कहें कि आपके मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग, या फिर कहें एक फ्लावर में आपके मेल फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते। कुछ फ्लावर में तो ऐसा होता है कि मेल फीमेल फ्लावर, मतलब कि मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर होते हैं, लेकिन उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो ऐसी फसलें कैसी होती हैं आपकी, परपरागण। जैसे आपका मक्का का उदाहरण दें, तो मक्का में आपका भुट्टा क्या है आपका, या जो सिल्क होते हैं वो क्या है आपका, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मली, और जो आपका ऊपर वाला जो फ्लावर होता है वो टेसस जो होते हैं वो आपका मेल पार्ट होता है। तो नॉर्मली इसमें एक प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर तो है, लेकिन क्या है, अलग अलग फूल पे है, या फिर क्या अलग अलग है। तो ये कैसे होते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेटेड या फिर परपरागित फसलें। तो जिस फसल में 95% से अधिक क्या होता है, परपरागण हो, वह परपरागित फसलें होती हैं, उस फसल को पर परागण कहते हैं। जैसे आपका मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गोभी की फसलें हो गई, कुकुरबिट्स हो गई, गाजर हो गई, एक इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन की। फिर आ जाती है आपकी अक्सर पर परागित फसलें, मतलब यह फसलें होती तो आपकी स्वपरागित है, लेकिन कभी कभार इनमें जो है आपका क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, अक्सर पर परागित फसलें। देखो यहाँ पर
जिस फसल में 5 से 25% पौधों का पर परागण होता है, उस फसल को प्रायः पर परागण फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए ज्वार, कपास, अरहर, टिकल, मिर्च, भिंडी, बैगन, तंबाकू आदि एक ऐसी होती है आपकी अक्सर पर परागित फसलें होती हैं। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। ठीक है, डेमो कक्षा थी ये, अच्छा लगा हो तो देखो, डेमो क्लास है इसलिए हमने अच्छा प्रदर्शन किया, ये मत सोचना हर एक क्लास में आपका ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और अगर कि आप बाय करना चाहते हैं कोर्स को तो नॉर्मली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको नॉर्मली ये कहें कि कहीं भी आपको लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारा कांटेक्ट नंबर जो है आपका, ठीक है, एक तो आपके टेलीग्राम चैनल विजन एग्री अकेडमी को ज्वाइन कर लेना, और एक हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 7880497104। तो इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर ये आप कोर्स वाय करना चाहते हैं। देखो, आपको जो है हमारे नोट्स में, हमारी क्लासेस में सब बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में साथ जो है टेस्ट सीरीज भी आपको कंडक्ट कराएंगे आपकी सैटरडे टू सैटरडे। ठीक है, तो उससे आपकी जो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, और इसी के साथ जो है अगर की सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।